और टॉप 10 की खबरों की शुरुआत करेंगे एक्सक्लूसिव खबर के साथ। जी हां, मनोज गुप्ता का एक्सक्लूसिव इनपुट, कश्मीर स्वतंत्रता संग्राम का पाकिस्तानी एजेंडा बेनकाब, आईएसआई द्वारा संचालित न्यूज पोर्टल की विस्फोटक जानकारी। तो इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर आपको दे रहे हैं मनोज गुप्ता का एक्सक्लूसिव इनपुट, कश्मीर स्वतंत्रता संग्राम का पाकिस्तानी एजेंडा बेनकाब हुआ है। आईएसआई द्वारा संचालित न्यूज पोर्टल की विस्फोटक जानकारी है। तो मनोज गुप्ता का ये एक्सक्लूसिव इनपुट है। इसके मुताबिक कश्मीर स्वतंत्रता संग्राम का पाकिस्तानी एजेंडा बेनकाब हुआ है। आईएसआई द्वारा संचालित न्यूज पोर्टल की विस्फोटक जानकारी। तो बेहद अहम खबर, एक्सक्लूसिव खबर न्यूज 18 JKLH पर। मनोज गुप्ता का एक्सक्लूसिव इनपुट, कश्मीर स्वतंत्रता संग्राम का पाकिस्तानी एजेंडा बेनकाब हुआ है। आईएसआई द्वारा संचालित न्यूज पोर्टल की विस्फोटक जानकारी। तो बेहद अहम खबर न्यूज 18 JKLH पर। मनोज गुप्ता का एक्सक्लूसिव इनपुट, कश्मीर स्वतंत्रता संग्राम का पाकिस्तानी एजेंडा बेनकाब, आईएसआई द्वारा संचालित न्यूज पोर्टल की विस्फोटक जानकारी। तो बेहद अहम खबर, एक्सक्लूसिव मनोज गुप्ता का एक्सक्लूसिव इनपुट, कश्मीर स्वतंत्रता संग्राम का पाक एजेंडा बेनकाब, आईएसआई द्वारा संचालित न्यूज पोर्टल की विस्फोटक जानकारी। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर न्यूज 18 JKLH पर। मनोज गुप्ता का एक्सक्लूसिव इनपुट, जहां कश्मीर स्वतंत्रता संग्राम का पाक एजेंडा बेनकाब हुआ है। आईएसआई द्वारा संचालित न्यूज पोर्टल की विस्फोटक जानकारी। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, तमाम तर डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मनोज गुप्ता का एक्सक्लूसिव इनपुट, कश्मीर स्वतंत्रता संग्राम का पाक एजेंडा बेनकाब, आईएसआई द्वारा संचालित न्यूज पोर्टल की विस्फोटक जानकारी। तो किस तरह से लगातार पाक एजेंडा बेनकाब हो रहा है, उसकी एक्सक्लूसिव इनपुट आपको दे रहे हैं। मनोज गुप्ता का एक्सक्लूसिव इनपुट, कश्मीर स्वतंत्रता संग्राम का पाक एजेंडा बेनकाब हुआ है। आईएसआई द्वारा संचालित न्यूज पोर्टल की विस्फोटक जानकारी। तो बेहद अहम खबर न्यूज 18 JKLH पर। मणिपुर हिंसा को लेकर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा देखने में आया। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान देते हुए कहा कि हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पता नहीं क्यों विपक्ष इस पर चर्चा करने से कतरा रही है। गृह मंत्री ने कहा, विपक्ष से आग्रह है कि वो चर्चा होने दे और सच्चाई सामने आने दे। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे। वहीं नई दिल्ली में संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर में हिंसा के कारण गतिरोध पिछले कुछ दिनों से जारी है। मणिपुर हिंसा पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि विपक्षी दलों ने मणिपुर की स्थिति को लेकर संसद में संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों ने भी संसद गांधी की प्रतिमा के सामने आज कई राज्यों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। विपक्ष की मांग है कि संसद में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दें, जबकि सरकार लगातार जोर दे रही है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे।
जरूरत है कि डिस्कशन की और गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने वाली आगे ये प्राइम मिनिस्टर ही बताना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बता रहे समझ में नहीं आया। अरे अगर चर्चा के लिए तैयार है इसीलिए तो 267 में नोटिस दिया ना। हम तो बैठे ही रहे थे, अब जा रहे हैं। तो हम अगर चर्चा से भागते या चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते तो सवाल था। हम बोल रहे हैं कि 267 में आप चर्चा के लिए हमको समय दीजिए, क्योंकि 267 ऐसा महत्व का है। सब बिजनेस अलग होकर के वो चर्चा को वो महत्व देना चाहिए। देखिए, चर्चा होती है प्रॉपरली, बिजनेस में आता है, स्थगन प्रस्ताव की मंजूरी मिलती है, वो बिजनेस में कुछ नहीं आ रहा। वो भी जबानी कह रहे हैं चर्चा हो, और अपोजिशन कह रहा है कि प्रधानमंत्री आए, अपना वक्तव्य दें, उसके बाद चर्चा शुरू की जाए। हम चर्चा से भाग नहीं रहे, लेकिन प्रॉपर होनी चाहिए, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। मांग तो बाजी भाई, मांग तो कुछ ज्यादा कुछ मांग नहीं मांग रहे हैं हम लोग। एक छोटी सी मांग है हमारी तरफ से कि विनम्रता पूर्वक हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि मणिपुर की आज की जो गंभीर हालात है, इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री जी आप सदन में आके बयान देते हुए ये चर्चा शुरू करें, क्योंकि ये सारे दुनिया की मसला बन गए। ये सिर्फ मणिपुर की नहीं, सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि सारे दुनिया में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रहे हैं। 2.5 महीने से ज्यादा मणिपुर जल रहा है। लोग कहते हैं कि जो घटना वायरल हुई है उससे ऐसे कई दसों प्रकरण है जिनको कि संज्ञान में नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री जी को स्वयं को आकर या तो स्टेटमेंट देना चाहिए स्वयं सदन के अंदर, सदन के बाहर उन्होंने उसका राजनीतिकरण कर दिया। मणिपुर जैसे हालात किस प्रदेश में है जो उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़ दिया? ये केवल अपने आप को बचाने का प्रक्रिया है। ये प्रधानमंत्री सदन में आए, अपना स्टेटमेंट दें और उसके बाद 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा हो, क्योंकि मणिपुर जल रहा है, मणिपुर अभी भी जल रहा है। मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है वो इतिहास में बहुत शर्मनाक घटना है, और ये सरकार जो है वो कन्नी काट करके उससे बच नहीं सकती। किसी एक के सस्पेंशन से मणिपुर को आप पीछे नहीं छोड़ सकते, मणिपुर पर चर्चा आपको करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पूरे मॉनसून सेशन के लिए निलंबित हो गए हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने वेल में जाने पर यह कार्रवाई की। बता दें कि संजय सिंह मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर सरकार से जवाब चाहते थे, लेकिन अब इसी मामले पर उन पर गाज गिरी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के सामने निलंबन का प्रस्ताव रखा था। इसको देखते हुए धनखड़ ने यह फैसला किया। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में शुरू हुए सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये रोक 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रहेगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। ज्ञानव्यापी परिसर सर्वे के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें फौरी राहत मिली। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में शुरू हुए सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ये रोक 26 जुलाई शाम 5 बजे तक है। इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया है कि शाम 5 बजे तक रोक लगाई है, और अंजुमन इंतजामिया को ये कहा है कि 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाई कोर्ट अप्रोच करें, और हाई कोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना है। बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। हमारी सबकी पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, हमारे सबके इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। जहां तक इबादत गाहें होती हैं, वो इबादत गाह है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। पहली बात बता दें, वाराणसी कोर्ट के आदेश पर सोमवार सुबह से ही ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का सर्वे शुरू हुआ। एएसआई की 40 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही थी। वजू खाने को छोड़कर परिसर में हर जगह सर्वे करने का आदेश था। एएसआई को सर्वे की रिपोर्ट
4 अगस्त तक अदालत में सौंपनी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष सर्वे रुकवाने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, जिसके बाद कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सर्वे पर रोक लगा दिया है। लेकिन ऐसा कोर्ट ने सिर्फ इसलिए किया है ताकि मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का वक्त मिल सके। आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का कोई असर नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने असम में चुनाव आयोग की परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि असम में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के लिए चल रही परिसीमन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस पर रोक लगाना उचित नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग को अपने कदम रोकने के लिए नहीं कहा जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 10 विपक्षी नेताओं की याचिका पर नोटिस जारी किया, साथ ही 3 हफ्ते में केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। दरअसल याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने मांग की थी कि फिलहाल परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। 10 विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और असम समेत 4 राज्यों में चल रही परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती दी है। याचिका में चुनाव आयोग की ओर से अपनाई गई कार्य प्रणाली और 20 जून 2023 को अधिसूचित उसके प्रस्तावों को चुनौती दी गई है। खबर महाराष्ट्र से है, जहां के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बागी विधायकों पर पैसों की बारिश कर डाली है। पवार ने इन विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए 25 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर कर ली है। इसके लिए अनुपूरक मांगों में विशेष प्रावधान किया गया है। सूत्रों के अनुसार पवार ने एकनाथ शिंदे खेमे के विधायकों को भी फंड आवंटित किए हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से बीएसपी के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में अफजाल अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इसके साथ ही कोर्ट ने अफजाल को रिहा करने का आदेश दे दिया है। हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक लगाए जाने से इनकार किया है और सजा पर रोक न लगाए जाने से सांसद सदस्यता बहाल नहीं होगी। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को गाजीपुर की अदालत से गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा मिलने की वजह से अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी। टॉप 10 में वक्त है छोटे ब्रेक का। टॉप 10 में एक बार फिर बेहद अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। मनोज गुप्ता का एक्सक्लूसिव इनपुट, पाकिस्तानी एजेंडा बेनकाब, कश्मीर फ्रीडम स्ट्रगल पर नापाक नजर। आईएसआई द्वारा संचालित न्यूज पोर्टल की खबर, न्यूज पोर्टल की विस्फोटक जानकारी। तो न्यूज 18 JKLH पर एक्सक्लूसिव खबर, मनोज गुप्ता का एक्सक्लूसिव इनपुट, पाकिस्तानी एजेंडा
बेनकाब हुआ है। कश्मीर फ्रीडम स्ट्रगल पर नापाक नजर। आईएसआई द्वारा संचालित न्यूज पोर्टल की खबर, न्यूज पोर्टल की विस्फोटक जानकारी। तो बेहद अहम खबर इस वक्त की। महाराष्ट्र से खबर है, जहां के कुछ हिस्सों में सोमवार को जबरदस्त बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग ने मौसम के रुख को देखते हुए रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, कोल्हापुर और सतारा जिलों में 27 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो हमारा जो महाराष्ट्र जो है, जैसे रायगढ़ में लैंडस्लाइड हुआ था 20 को, तो वो रेन भी थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हुआ है। बॉम्बे में कल हैवी रिपोर्ट हुआ है 100 मिलीमीटर बॉम्बे। तो बट बॉम्बे वी आर कीपिंग हैवी टू वेरी हैवी, ऑरेंज कलर हम लोग रख रहे हैं, बट स्लोली वो ऑल्सो रिड्यूस हो रहा है। आज एक दिन रहेगा। मैंने बताया आपको ना, महाराष्ट्र में जो रेन चल रहा था राइट फ्रॉम 18 जुलाई इंक्लूडिंग रायगढ़, मैथारन, मुंबई ऑल्सो हैवी रेनफॉल कंटिन्यूइंग फ्रॉम 18 है ना। टुडे ऑल्सो मॉर्निंग रिपोर्टेड 100 मिलीमीटर, ठीक है ना। वो पॉइंट ये है कि वहाँ जो टाइड्स है ना, टाइड्स इतना नहीं है, इसलिए जो रेन का जो इम्पैक्ट है ना इस बार मतलब महसूस हुआ है। जो लैंडस्लाइड हुआ है वो तो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में, अदरवाइज मुंबई में आप देखेंगे तो रेन जो इम्पैक्ट जो है कंपैरेटिवली इतना नहीं है, क्योंकि लो टाइड का पीरियड है, इसलिए रेन चला जाता है, ठीक है। दिल्ली से खबर है, जहां यमुना के बढ़े हुए जलस्तर की वजह से यमुना किनारे रहने वाले लोगों को राहत सामग्री देने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से राहत शिविर में रहने वालों को दी जा रही सुविधाओं को लेकर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। वहीं हाईकोर्ट ने अजीम प्रेमजी के असिस्टेंट प्रोफेसर आकाश भट्टाचार्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट देने को भी कहा है। 2 साल हो गए। हाँ, चौथी पीढ़ी चल रही है हमारी। अच्छा। हाँ। तो बाढ़ आई थी तब कहाँ पे थे? जब बाढ़ में ही थे, उधर ही थे, उधर ही से आने करके आए। अच्छा, तो पानी कैसे एक साथ आ गया था? एकदम आयो। तो सामान वगैरह? सामान सब बह गए। अच्छा। हाँ, झुग्गी झोंपड़ी सब बह गई, कुछ नहीं निकाल पाया। हाँ। तो कुछ मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? कोई गवर्नमेंट की तरफ तो कोई नहीं आ रहा, वही खाना और पानी भेज रहे हैं बस, और क्या मिल रहा है। 5-6 पीढ़ी बदल गई बड़े बूढ़े इनकी। यही हमारे बच्चों की मट्टी खराब हो गई, कोई भी सुविधा नहीं हो रही सरकारी। खाना पीना तो भाई आ ही रहा है, थोड़ा गाना तो आ ही रहा है हमारे लिए, पर वैसे कोई हमारी सुविधा आप कह रहे हैं कि वहाँ पे नीचे नहीं जाना, यहीं रहो, अपने कहीं जाओ। जब हमें कहीं जगह नहीं है तो हम खुद ही मकानों में चले जाते हैं अपने। इतनी पीढ़ी हमारे बाल बच्चे इनकी भी मट्टी खराब है गई, कोई सुविधा नहीं, स्कूल की नहीं, किसी की नहीं, लेटरिन की नहीं, बाथरूम की। हमारे बच्चों की दरियागंज जाते हैं। हाँ, खेतों में रहते हैं, सब कुछ है, अंदर घुसने न दे रहे हैं। जब बाढ़ आई थी तब कहाँ थे आप? अंदर ही थे। अच्छा। बड़े का सामान लिखा रहा है, कुछ लिखा रहा, थोड़ा बहुत बह गया। अचानक ही पानी आया, न खबर न पता नहीं, कुछ नहीं। अब बच्चे कभी स्कूल से फोन आ रहे हैं, बच्चों को ले जाओ, पानी भर गए स्कूल में। अब बच्चों को देखेंगे, यहाँ देखें, इतनी साल हो गई। हम कह रहे हैं DDO से हमारा गांव बसाया जाए, लेकिन वो जो कहा ना, हम नहीं बसाएंगे गांव, नहीं अंदर जाने दे रहे, कहीं न जाने दे रहे। बस ऐसी मजदूरी वगैरह कर लेते बाहर जाके। अच्छा, तो जब बाढ़ आई थी तब कहाँ थे आप लोग? अंदर ही रहते थे। अच्छा, तो सामान वगैरह आपका तो निकाल पाए? हाँ, सामान थोड़ा बहुत निकाल लिया था, क्योंकि पानी बहुत स्पीड से चढ़ा था। अच्छा। हाँ। गवर्नमेंट से कुछ सुविधाएं मिल रही है? सुविधाएं तो सारी हैं, लाइट, पानी, खाना सब आ रहा है। लाइट वगैरह सब है? सब कुछ आ रहे हैं। अच्छा, कोई मांगे आप लोगों की? मांगे वगैरह तो कुछ नहीं है, बस यही है कि हाँ, हमारे यहाँ पे डेमोनेशन हो गया हमारे पास, यहाँ आप क्या सोचते हैं कि हमारा गांव दोबारा बस जाए। यहाँ खबर उधमपुर से, जहां की रीति पंचायत में आज शाम एक व्यक्ति ने पुल से तवी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान दर्शन वर्मा निवासी जिला उधमपुर के रामनगर के तौर पर की गई। स्थानीय लोगों ने उसे नदी में कूदते हुए देखा, तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई और सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को नदी से बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के लिए एसोसिएटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल उधमपुर ले जाया गया। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दुबई में आयोजित यूएसए राव इंटरनेशनल फेडरेशन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले के अरनिया सेक्टर के अर्जुन सैनी ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर जम्मू का नाम रोशन किया। अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में चैंपियनशिप 2023 डेड लिफ्ट 250 और बेंच प्रेस 130 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। प्रतियोगिता दुबई में 22 जुलाई को खेली गई, जिसमें भारत की ओर से खेलते हुए जम्मू कश्मीर टीम की ओर से खेलते हुए अर्जुन सैनी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अर्जुन सैनी ने अब तक नेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल एवं सिल्वर मेडल जीता है। आज जब अर्जुन सैनी इलाके में पहुंचे तो क्षेत्र के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो अपना कीमती टाइम निकाल के आया है। अच्छा, ये हमारा जर्नी स्टार्ट हुई हमारी दुबई थी, जो कंपटीशन था हमारा दुबई में था, इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, और ये टीम निकली हुई थी इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन, जिनकी जनरल सेक्रेटरी राजन जैन। कम्पीट करते गए और हमारी जो इंडिया टीम थी एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे और पुशअप करते रहे। तो जैसे जैसे टीम का हौसला रहा और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे उनका मोटिवेशन रही, तो हमने एक डेडलिफ्ट में गोल्ड अचीव किया और एक बैंक प्रेस में गोल्ड अचीव किया। सर उसके बाद नाटा टीम भी उधर वहीं थी, उन्होंने हमारा डोप टेस्ट किया, डोप टेस्ट नेगेटिव आया। तो बहुत अच्छा कंपटीशन, बहुत डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन हुआ। नए युवक को ये अपनी कोई भी नहीं चाहता कि नशे की तरफ जाएं, ये कोई अच्छा देखें, अपना कैरियर देखें, कोई अच्छी गेम देखें जो उनको इंस्पायर करती हो, जो उनको अच्छी लगती हो। पंचायतों को साफ सुथरा रखने के मकसद से ग्रामीण विकास विभाग मीरा साहिब की तरफ से घर घर से कूड़ा उठाने के अभियान के तहत पंचायत खारिया से लेकर पंचायत कोटली शाह दुल्ला तक मुख्य सड़क को साफ सुथरा रखने के लिए अभियान शुरू किया गया। अभियान को जारी रखते हुए सोमवार को मीरा साहिब कस्बे के साथ लगती पंचायत बन सुल्तान मुख्य मार्ग की तरफ फैली गंदगी को उठाया गया। ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी मीरा साहिब सरदार गुरजीत सिंह की अध्यक्षता में चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान बीडीसी चेयरमैन मीरा साहिब दिलीप कुमार मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इसके अलावा सरपंच रमेश लाल, सरपंच दयापाल और पूर्व सरपंच सुखवंत सिंह सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग विशेष तौर पर मौजूद रहे। माध्यम से मैं लोगों को भी अभी अपील करना चाहता हूँ कि जब डोर टू डोर ऑटो लग चुके हैं तो रोड साइड पे कूड़ा ना डालें, क्योंकि ये एक बहुत ही गंदगी का कारण बना हुआ है, जिसके कारण बहुत ही बीमारियां फैल रही हैं और आने जाने वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए आज जो ये अभियान चल रहा है, ये तब तक अभियान चलता रहेगा जब तक रोड साइड से पूरा सफाई नहीं हो जाएगी, और उसके बाद डोर टू डोर का जो है वो लोग अपना जो उस ऑटो में डालें। नहीं तो अगर लोग नहीं मानेंगे तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन एक ही बचेगा, फिर उनको जो पेनल्टी लगेगी। जब पेनल्टी लगेगी तो उनको फिर बाय फोर्स जो कूड़ा वो ऑटो में डालना पड़ेगा। रोड साइड पे डालते हुए जो भी दिखेगा तो फाइन लगेगा। ये बात ध्यान में रख ले, अपनी आदत बदले। और अब बात एक और बेवफा पत्नी सीमा हैदर की, जो अपने पति को छोड़कर पाकिस्तान से भारत आ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, सीमा का मददगार आखिर है कौन, जिसकी मदद लेकर वो भारत आई है। एक रिपोर्ट। हैदर के दिमाग में जब सरहद को पार करने का इरादा जगा तो कई सवालों ने भी जगा ली। सवाल कि अगर सरहद पार करनी है तो कैसे की जाए, कैसे बिना इजाजत दूसरे मुल्क में छिपकर पहुंचा जाए, वो भी उस मुल्क में जिसकी सच्चाई और रिश्तों के बारे में सीमा गुलाम हैदर बेहतर जानती और समझती हैं। सीमा जानती थी कि ये राह इतनी आसान नहीं होगी जितना उसने सोच रखा है, और ऐसे में उसके दिमाग में नेपाल की सरहद घुसपैठ के लिए बेहतर जरिया दिखाई दी। लेकिन सुरक्षा बलों के कड़े पहरे वाली नेपाल की सीमा को पार कर सीमा हैदर भारत तक कैसे बिना किसी की पकड़ के पहुंच गई, ये सवाल अब तक जांच एजेंसियों के गले की फांस बना हुआ है।
जब उसकी चेकिंग हुई थी तो रात का पहर तक, क्योंकि सुबह 7 बजे बस निकली थी और बॉर्डर के पास अंधेरा हो चुका था और इसी का फ़ायदा यहाँ पर सीमा हैदर ने उठाया था, क्योंकि उसके साथ 4 बच्चे भी थे और वो सभी कोशिश ये कर रहे थे कि वहाँ से जाएँ। और जब ये माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि जब चेकिंग की गई थी तो सीमा हैदर ने कुछ ना कुछ बहाना बनाया था या उसके साथ कोई और था या कैसे वो वहाँ से मूवमेंट करके निकली थी, क्योंकि उसने जब सिटी बस सर्विस के मालिक से बात की थी तो उन्होंने ये पूछा था कि क्या आपके पास भारतीय आइडेंटिटी है, क्योंकि यहाँ पर नेपाल के नागरिक या फिर भारतीय नागरिक को ही आसानी से उस बॉर्डर से निकाला जाता है। तब उसने ये बताया था कि हाँ उसके पास आइडेंटिटी है और इसी वजह से वो वहाँ से आसानी से निकल गई। और इस पूरे मसले पर अभी भी जो यूपी ATS की टीमें हैं वो जाँच कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर ने पाकिस्तान में रहकर भारत आने की पूरी रिसर्च की थी। उसने नेपाल से भारत जाने वाले कुल 8 बॉर्डर के बारे में पूरी जानकारी जुटाई थी ताकि उसे पता लग सके कि किस बॉर्डर पर कितनी चेकिंग होती है और भारत नेपाल के मौजूदा वक्त में रिश्ते कैसे हैं, कहीं सरहद पर चेकिंग अभियान तेज तो नहीं। जांच एजेंसियां पूछताछ में ये बात साफ कर चुकी हैं कि सीमा हैदर बेहद ही शातिर दिमाग की है। भले ही एजेंसियों को सीमा के जासूस होने का अब तक कोई सबूत नहीं मिला हो, लेकिन शक की सुई अब भी सीमा हैदर के इर्द गिर्द घूम रही है। सीमा पढ़ी लिखी होने का तो दावा नहीं करती, लेकिन उनकी बोलचाल और भाषा उसके तजुर्बे को दिखाती है। नेपाल में किस बॉर्डर को सिलेक्ट करना है और कहां से घुसपैठ करनी है, इसकी बड़ी तैयारी सीमा ने कई महीनों तक की है। सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी, लेकिन उससे पहले उसने तकरीबन 8 बॉर्डर की ऐसी जानकारी जुटाई थी जिसके जरिए वो पता लगा सके कि वो किस रास्ते से भारत में दाखिल होगी। इसके लिए उसने भारत और नेपाल सीमा की 8 बॉर्डर को पॉइंटेड किया था और उसकी पूरी रेकी की थी। उसके बारे में जानकारी जुटाई कि किस बॉर्डर से उसे आसानी से जाने में सहूलियत होगी और इसीलिए उसने जब काठमांडू का टिकट काटा पाकिस्तान से तो उसके बाद उसने ये कोशिश की कि पहले उसकी जानकारी जुटा ली। तो उसने जो 8 बॉर्डर हैं जो काफ़ी संवेदनशील कहे जाते हैं, क्योंकि जब भी भारत और नेपाल के नागरिक यहाँ से उधर, उधर से इधर जाते हैं तो वो इन 8 बॉर्डर से होकर उन्हें आगे जाना पड़ता है। तो जो 8 बॉर्डर थे जिसको उसने पूरा खंगाला था, उनमें सुनौली बॉर्डर था, बनबसा का बॉर्डर था, रक्सौल था, सिद्धार्थनगर था, सीतामढ़ी था और काकड़भिट्टा, जोगबनी और सिलीगुड़ी। ये 8 बॉर्डर ऐसे थे जहां से पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर दाखिल हो सकती थी, लेकिन उसे बताया गया कि सभी बॉर्डर खासा यहां पर चेकिंग करने वाले बॉर्डर हैं। सीमा गुलाम हैदर को भारत नेपाल की सरहद पर SSB के होने का इल्म था। सीमा पहले सुनौली बॉर्डर से होकर भारत में दाखिल होना चाहती थी, लेकिन दावा है कि किसी तीसरे शख्स ने इस बॉर्डर पर ज्यादा खतरा होने का हवाला देकर उसे उस बॉर्डर को क्रॉस न करने की सलाह दी थी। सुनौली और रक्सौल बॉर्डर को लेकर दावा किया जाता है कि वहां सुरक्षा बलों का सख्त पहरा है। ऐसे में सबसे ज्यादा चलने वाले बॉर्डर सिद्धार्थनगर को आखिर में सीमा गुलाम हैदर ने चुना था। टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।